नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी को वो महत्वपूर्ण स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसके विषय में हमारे व्यूअर्स लगातार डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि हम आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, इसलिए बहुत व्यूअर्स लगातार हमारी आर्मी लाइफ के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि यदि लोग हमसे कुछ जानने की अपेक्षा रखते हैं तो हमें ज़रूर उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। साथियों, जब हम किसी स्टोरी पर बात करते हैं तो ज़रूरी है कि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, परंतु यदि कुछ जानने की उत्कंठा है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, राष्ट्र के लिए यदि कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो मैं उसे बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे गर्व है कि ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। आई एम प्राउड माई सेल्फ। 1971 में मैं उस समय इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ जब भारत पाक युद्ध डिक्लेयर होने से पहले मुक्ति वाहिनी सेना लड़ रही थी। हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। उस समय 1 वर्ष की ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन चूँकि मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी और युद्ध की घोषणा होने की संभावना थी, इसलिए ट्रेनिंग का समय 1 साल के बजाय 6 महीने का ही कर दिया गया था। हम पूरे दिन कठोर श्रम करके ट्रेनिंग करते थे और सायंकाल जब सोचते थे कि घर से कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाए, घर के लिए कुछ पत्र लिख दें, तो ब्लैक आउट हो जाता था, अंधेरा कर दिया जाता था और हम लोग घर के लिए पत्र भी लिखने के लिए परेशान हो जाते थे, नहीं लिख पाते थे। तो कोई भी फ़ोन का उस समय सिस्टम नहीं था। पोस्ट कार्ड और एक अंतर्देशीय पत्र कार्ड चलता था, जिसको उस समय की भाषा में, देसी भाषा में हरा लिफाफा कहा जाता था। उसी के द्वारा डाक के माध्यम से घर से अपने पास तक सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। लगभग 15 दिन का समय लग जाता था। अगर हमने पत्र घर के लिए लिखा तो घर तक पहुंचने में उस समय कोई फास्ट सिस्टम नहीं था, 15 दिन का समय लग जाता था। और घर से जब रिप्लाई जाता था तब भी 15-20 दिन का समय लग जाता था। और उस तो दोनों तरह के आदान प्रदान में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता था। अब अगर आज किसी ने अच्छे समाचार का पत्र लिखा और आदान प्रदान में 1 महीना लग गया तो बीच में 1 महीने में क्या हुआ, कौन सा बुरा समाचार हो गया, जल्दी से कुछ पता नहीं लग पाता था। और उस समय टेलीग्राम एक सुविधा थी जो बहुत इमरजेंसी सूचना के लिए होता था, वो भी दूसरे दिन ही पहुंचता था। मुझे ध्यान है 1982 में मैं रायवाला उत्तराखंड में प्रमोशन का कार्य कर रहा था। मेरी माँ बीमार थी और मेरी पोस्टिंग बरेली में थी और प्रमोशन कार्य हमारा रायवाला में चल रहा था। कानपुर से मेरे बड़े भाई मुझे सूचना देने के लिए बरेली गए कि अवकाश लेकर आ जाओ और माताजी का इलाज करा दो। तो उन्हें क्योंकि पता था कि पत्र के द्वारा सूचना देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तब तक पता नहीं क्या हो जाए। और जैसे बताया हमने कि अर्जेंट सूचना देने का साधन उस समय सिर्फ टेलीग्राम था, वो भी दूसरे दिन ही पहुंचता था। तो बड़े भाई हमको सूचित करने के लिए बरेली के लिए चल दिए और घर में माताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी बड़े भाई साहब हमारे जो हैं हमें बरेली बुलाने गए, वो भी माताजी के पास से चले गए जब जीवित अवस्था में थी।
और जब स्वर्गवास हुआ तो वो भी माताजी के पास नहीं थे। वो बरेली पहुंच गए और जब बरेली पहुंचे तो उनको पता चला कि हमारी ट्रेनिंग तो रायवाला चल रही है। तो फिर वहाँ से, क्योंकि हमारी पोस्टिंग उस समय बरेली में एआरओपी में थी, हेलीकॉप्टर यूनिट थी। तो दूसरे दिन हेलीकॉप्टर के द्वारा कैप्टन साहब रायवाला पहुँचे और उस समय तब हमको हमारे माताजी के स्वर्गवास की सूचना मिल पाई। तो उस समय ऐसी गंभीर स्थितियाँ थी कि घर में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए तो वो भी जल्दी नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति उस समय की थी। अब तो सब कुछ बहुत बदल गया है, बहुत सुविधाएं हो गई हैं। उस समय की स्थितियों का तो पूरा वर्णन भी नहीं किया जा सकता वीडियो के माध्यम से। तो हमने जिस समय जिन स्थितियों में सेना में सेवाएं दी हैं वो बहुत कठिन दौर था। ये भी गर्व है कि हम उस समय राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य कर रहे थे। तो साथियों, ऐसी कठिन उस समय की सेवाएं थी जो अब इस समय उतना कठिन नहीं है। और हमारी यूनिट वार समाप्त होने के बाद में देवलाली महाराष्ट्र में आ गई। एक वर्ष हम देवलाली में रहे और देवलाली से एक वर्ष के बाद हमारी यूनिट पूरी मूव करके जे.एंड.के पुंछ चली गई। 4 साल हमने पुंछ में सेवाएं दी। उस समय जे.एंड.के का माहौल भी बहुत अच्छा था, कोई आतंकवाद नहीं था। खुले में हम लोग भ्रमण करते थे, वहाँ की वादियों का आनंद लेते थे। लोग वहाँ की वादियों का हम अच्छे से आनंद लेते थे। जो यूनिट के कुछ लोग, हमारी जो यूनिट थी, हमारी यूनिट के कुछ लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हमारी यूनिट में ज़्यादा संख्या हरियाणा, राजस्थान की और यूपी की थी। और जो घायल हुए थे और जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो हमारे साथी हरियाणा से ही थे। तो साथियों, इस दौरान बहुत ही मार्मिक, यानी हमारे इस सर्विस के दौरान बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक पल भी आए, जिनका वर्णन भी वीडियो के माध्यम से किया नहीं जा सकता। इतना ज़रूर कहूँगा कि राष्ट्र की सेवा गर्व की बात है। सैनिक ही देश का रियल हीरो है। जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते, जो हथियार बना रहे हैं वो भी देश के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वो भी देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो जहाँ हीरो की बात आती है तो हमारे देश का रियल हीरो हमारे देश का सैनिक ही है। आप तब हीरो अगर किसी को मानते हैं तो सैनिक को ही माने। अतः जो बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना रखते हैं और सेना में सेवा करना चाहते हैं, अपनी तैयारी करें, सेना को अवश्य ज्वाइन करें। और जो भी व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी और उनके साथियों से मैं कहूँगा कि देश में कहीं भी कभी भी अगर कोई सैनिक आपको मिल जाता है तो उसका सम्मान करें और उसका सम्मान करने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि मैं एक देश के हीरो का सम्मान कर रहा हूँ। साथियों, तमाम मार्मिक समय आए इस सेवा के दौरान। बहुत लंबा विषय है। कुछ जो समस्याएं आई, जो कुछ तकलीफ़ें आई, जो स्ट्रगल किया, कुछ छोटा मोटा आप लोगों को चूँकि जानना चाहते थे, आप लोगों के सामने रखा। आप इस वीडियो को लाइक करें और हर व्यक्ति जो भी वीडियो को देख रहा है कमेंट अवश्य करें
और सभी को शेयर करें, उन बच्चों को भी शेयर करें जो सेना के लिए उत्साहित हैं जाने के लिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो भी कुछ आप जानना चाहेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सेवाएं मिलती रहेंगी, जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।